नमस्कार। एम्स विजयपुर जम्मू के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र के मेहरा सर। सर फॉर्मर डीन रिसर्च रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली के और फिलहाल वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के। सर पहले वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत में ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट लाया और उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली में एक बाकायदा डिपार्टमेंट का सेटअप किया। भारत की G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान सर S20 इंगेजमेंट ग्रुप के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और सर ने कोविड-19 के टाइम पे एक वाइट पेपर पब्लिश किया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। मैं सर से निवेदन करूँगा, सर आप अपने बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें ताकि हमारे दर्शक आपसे और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकें। धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार एम्स जम्मू में आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है यहाँ पर और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये एक बहुत बड़ा संस्थान सामने आएगा। और मैं आया हूँ यहाँ पर ये नेशनल वर्कशॉप जो की जा रही है फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स and things of that sort। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं तो करीब 50 इयर्स एम्स न्यू दिल्ली में रहा हूँ और वहाँ मैंने पहली बार ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स का एक सब्जेक्ट शुरू किया था। ये अर्ली 70s की बात है कि जब हमें ज़रूरत थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की, और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको मालूम है कि डोनर चाहिए होता। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनर चाहिए होता है, ऐसे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी डोनर चाहिए होता है। इसमें हमको मैच करना होता है नॉट ओनली द ब्लड ग्रुप्स, लेकिन एक सिस्टम होता है HLA सिस्टम, उसको मैच करना होता है। वो मैच करेंगे तो फिर उसका ग्राफ्ट जो है ज़्यादा देर तक सक्सेसफुल रहता है। तो ये सब्जेक्ट तब इंडिया में नहीं था, तो मेरे पाले में पड़ा और मैंने ये सब्जेक्ट उन दोनों इस्टेब्लिश किया। और फिर 50 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा होता है और नेशनली इंटरनेशनली जाके फिर लोगों के साथ जुड़ाव रहा। आजकल मैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स का, और लास्ट ईयर जब इंडिया G20 के चेयर थे, वी वर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग द साइंस 20 एक्टिविटीज़। तो बहुत खुश हूँ आपके यहाँ पर आके। सर आप अमेरिका गए, फ्रांस गए, आपने वहाँ में रिसर्च में योगदान दिया। अब जब हम देखते हैं कि भारत भी एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो आपका क्या अनुभव रहा है? आप क्या हम जैसे एक नए रिसर्चर्स को मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, रिसर्च करना, पर्टिकुलरली मेडिकल साइंसेस में मेडिकल रिसर्च करना तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना हमारी साइंस बढ़ती नहीं है। हमें डायग्नोस्टिक्स के लिए नए नए डायग्नोस्टिक्स तैयार करने पड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स। हर डिजीज़ के लिए जो करंटली अवेलेबल डायग्नोस्टिक्स हैं उससे भी ज़्यादा हमको आगे बढ़ना होगा। सिमिलरली उसी के साथ साथ थेरेपी भी। तो थेरेपी तो देयरफॉर हम बात करते हैं हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ की। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट बहुत हुई और मैंने तो देखा है हर डेकेड के बाद, मैं तो 5 डेकेड की बात कर रहा हूँ, 70s का डेकेड देख लो, 80s का देख लो, 90s का, हर डेकेड में कुछ ना कुछ नया आता रहा। आपको मालूम है कि 1991, 92 के टाइम पे जब हम आए तो उस वक्त बात की जा रही थी ह्यूमन जीनोम की। ह्यूमन जीनोम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और जब उसकी बात हो रही थी कि भारत उसमें कितना योगदान दे पाएगा, दुनिया के और देश का दे पाएंगे, क्योंकि ज़रूरत थी कि हमें समझने के लिए कि हमारा जो ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें क्या क्या जीन्स हैं और ऐसे क्या जीन्स हैं जो कि किसी डिजीज़ के साथ भी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि ये फिर हमको लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जीन थेरेपी के लिए। तो वो जो डेकेड था, मैं जो 5 डेकेड मैंने साइंस में लगाए हैं, मेरे को लगता है वो बहुत बाउंसी डेकेड था। उसमें ह्यूमन जीनोम के ऊपर जितना काम हुआ, जिसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, सब पता करना था कि कौन से क्रोमोसोम में कौन सा जीन है जो कि एसोसिएटेड हो सकता है। और आपको मालूम है कि जब हम 21st सेंचुरी में एंटर किए 2001 में, दैट वाज द ईयर जबकि वो पेपर छपे नेचर में, साइंस में,
स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के, और पैसे बहुत लगे, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर स्पेंड, और कुछ लोगों ने उसके ऊपर सवाल भी उठाए थे कि साहब इतना पैसा लगा दिया, इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, मेडिकल साइंसेस की रिसर्च का फ़ायदा इमीडिएटली तो नहीं होता। आप किसी चीज़ को डिस्कवर किया, उसको 10 साल 20 साल लग जाते हैं। आपने देखा हिस्टोरिकली भी नोबेल प्राइज़ जिनको मिला मेडिसिन में और हेल्थ के फील्ड में, उन्होंने जो काम किया उसके 20-30 साल के बाद जाके उस काम की समझ आई कि हाँ, इस काम का इससे फ़ायदा ये होने वाला, ओनली देन नोबेल प्राइज़ मिलता है। सिमिलरली जब 2001 में हम नेक्स्ट सेंचुरी में आए, तो एटलीस्ट वी हैड इन हैंड दी व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चर हमें पता चली, उसके बाद हमको फंक्शन की तरफ चलना, फंक्शनल जीनोमिक्स की तरफ चलना, और टेक्नोलॉजी में इतनी बूम आया, इतनी डेवलपमेंट हुई, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाबोलॉमिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आई, और आज हम उस स्टेज पे हैं। एंड आई एम ग्लैड आई एम टॉकिंग टू अ यंग मैन लाइक यू, बिकॉज आप लोग उस स्टेज पे रिसर्च में आ रहे हैं जब काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और दूसरी बात जो मैंने देखी, जो हमारे टाइम में मैं 70s एंड 80s की बात करूं, तो उन दिनों हम एक एक ग्रुप बैठ के करते थे काम, एक एक डिपार्टमेंट करके। आज वो ज़माना नहीं रहा, हमको मिल के काम करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं मल्टी सेंट्रिक। आपको एक रिसर्चेबल क्वेश्चन आपने सामने लाना है जो कि जनता के फ़ायदे का हो, पब्लिक हेल्थ में वो काम आता हो। और वो पब्लिक हेल्थ का जब हमें एक सबसे पहले ये होता कि क्वेश्चन ढूंढें, क्वेश्चन क्या है, नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एक इंस्टीट्यूशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज़ की बात भी आती है। यू माइट बी एन एक्सपर्ट इन वन एरिया, बट उस सवाल को पूरा करने के लिए, जवाब देने के लिए आपको तरह तरह के लोगों के साथ भी जाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि पिछले 20-30 सालों में जो भी हेल्थ के फील्ड में रिसर्च हुई, वो मल्टी सेंट्रिक हुई, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हुई, और वो बहुत ज़रूरी है। एक आदमी एक इंस्टीट्यूशन में बैठ के एक आध पेपर छाप सकता है, लेकिन पब्लिक के फ़ायदे का वो आंसर नहीं लेके आ सकता, पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स नहीं ला सकता, थेरेपी नहीं बना सकता। तो एक मेरा सबसे बड़ा एडवाइस तो आप जैसे यंगस्टर्स को ये है कि आप जहाँ तक हो सके नेटवर्किंग बनाइए। नेटवर्किंग बना के जो पहले सवाल उठाइए, ये सवाल है, ये पब्लिक के फ़ायदे का सवाल है, और आज ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि हम पहले ज़माने में सोचते थे ये पॉसिबल नहीं है। आज आपको बड़ा सपना देखना पड़ेगा, बड़ा ड्रीम। जो हम सोचते हैं कि ये डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है, वो सब थिंग ऑफ द पास्ट है। हर चीज़ का क्योर है। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल कोविड की देता हूँ। कोविड आया तो ये पेंडेमिक था। पेंडेमिक भी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर नहीं हुआ। कोई दवाइयाँ नहीं थी हमारे पास, तो एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं थी। जो एंटीवायरल दवाइयाँ अवेलेबल थी उन्हीं को यूज़ किया, हिट एंड ट्रायल। कुछ काम की, थोड़ी देर के लिए काम की, कुछ नहीं काम की। सबसे बड़ी नीड थी वैक्सीन की, कि वैक्सीन बनाई जाए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ऑन एन एवरेज किसी डिजीज़ की वैक्सीन बनाने में 10 साल से कम टाइम नहीं लगा। 10 साल का टाइम लगता है, और सबसे कम टाइम अगर लगा तो वो MMR वैक्सीन के लिए, जो कि 4.5 साल में बनी। अब देखिए कोविड की वैक्सीन इन ए मैटर ऑफ मंथ्स, 10 मंथ्स के अंदर वैक्सीन आ गई हमारे पास। तो इसका कैसे आ गई? क्योंकि दुनिया में सारे लोग जुड़ गए। सर, आपने जैसे बहुत खूब 2 चीज़ें बताई कि टेक्नोलॉजी और इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम रिसर्चर्स को आगे ले जा सकती है। और सर, आप ऑनररी एमिरस साइंटिस्ट रहे हैं ICMR के, तो ICMR हमें कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? आप देखिए, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्थान है जो कि मेडिकल रिसर्च को प्रोत्साहन देता है और वो ग्रांट्स देते हैं। और वहाँ भी चेंज आया। मैं तो ICMR से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं एम्स में था,
तो नेचुरली आपको ICMR की ग्रांट चाहिए थी, तो हम तो लेट 70s के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, तो ICMR में भी बहुत चेंज आया है अभी। वो भी चाहते हैं कि आप एक फोकस्ड रिसर्च करें और ग्रुप बना के करें, और ICMR वुड सपोर्ट यू एनी टाइम। पर सिंगल सेंटर को सपोर्ट करना आजकल वो ज़माना नहीं रहा, क्योंकि आपको एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट करना जो कि हाइपोथेसिस उसका बड़ा हो, हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च हो। अब उसमें आपको सफलता मिले या नहीं मिले वो नहीं मैं कहता, हर बार सफलता ना भी मिल सकती है, लेकिन उससे आपको एक नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं आप, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं। और मैं तो अपने यंग कोलीग्स को अब ये कहता हूँ कि आप इस तरह से काम करें कि आपको एक कंपनी बनाना है बाद में जाके, स्टार्टअप कंपनी। हमारे देश में बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत कम रह गई। अब मैंने देखा पिछले 8-10 साल में बहुत चेंज आ रहा है, लोगों की थिंकिंग में चेंज आ रहा है कि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट संस्थान पे डिपेंड नहीं करना, कल को मैं इस तरह की एक्सपर्टीज़ बना के अपना कंपनी बनाऊं, उसमें अपना प्रोडक्ट बनाऊं, ताकि जो हमारे टाइम पे जो भी हमको चीज़ चाहिए होती हम बाहर से मंगाते थे, अब वो ख़त्म होना चाहिए, हमें खुद बनाना चाहिए। सर, आपने बहुत ही बढ़िया पेशेंट केयर के बारे में और जो हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स हैं उनके बारे में राय रखी। सर, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ संदेश दें कि वो अपनी जो भी क्यूरियोसिटी होती है उनके दिमाग में, उसे वो कैसे नर्चर करें और कैसे आगे बढ़ें। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमको मेडिकल स्टूडेंट्स उनके राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ हमको इनकरेज करना चाहिए, उनमें ये डालना चाहिए सिर्फ आप सिर्फ यहाँ डिग्री लेने नहीं आए हैं, आपको आसपास ये देखना है कि उस वक्त से ही अपने आप में एक जज्बा पैदा करना है रिसर्च का। रिसर्च चाहे आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन में करें, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में करें या प्राइवेट में करें। देखिए, हमारे ज़माने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत थोड़े होते थे, आज के दिन वो चीज़ नहीं रही। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत एकेडमिक एक्सरसाइजेज चलती हैं। मेडिसिन और हेल्थ के फील्ड एक ऐसे फील्ड हैं जहाँ आप एकेडमिक एक्सरसाइजेस के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फील्ड इतना तेज़ी से चलता है, इतनी तेज़ी से बढ़। जो मैं कोविड की एग्जांपल बता रहा था, उन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काफ़ी आर्टिकल लिखता था ऑन होस्ट इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स के बारे में, और वो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी कि आपको करीब 1000 आर्टिकल्स एवरी वीक आ जाते थे। तो आज के जो हमारे छात्र हैं उनको एक सुविधा तो ये हो गई कि उनको लाइब्रेरी जाना तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके पास गूगल में सब कुछ आ गया। सर, मैंने आपको कल ही एम्स विजयपुर जम्मू की लाइब्रेरी का टूर करवाया था, और उसमें आपने बहुत ही अच्छा खासा अप्रिशिएट किया हमारे जो विजनरी डायरेक्टर सर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता। तो आपकी क्या राय है कि देखिए, लाइब्रेरी जो मैंने देखी कल वो तो कमाल की थी, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये मिली कि वहाँ काफ़ी छात्र बैठे हुए थे, वो बैठ के पढ़ रहे थे। आज के दिनों में ये सोशल मीडिया आने के बाद छात्र लोग लाइब्रेरी नहीं जाते, उनको लगता है कि लाइब्रेरी में जाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो किताब मुझे चाहिए वो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उसकी पड़ी है। लेकिन लाइब्रेरी एक इतना अच्छी जगह है जहाँ एक पढ़ने का एटमॉस्फेयर पर बड़ा अच्छा होता है, आप लोगों से मिलते हो वहाँ और दूसरे से मिलते हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपस में बैठ के इंटरेक्शन होता है। तो लाइब्रेरी जो आपकी बनी है यहाँ, आई सल्यूट द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट कि इतनी मॉडर्न और बड़ी कंसेप्चुअली बनाई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। इसलिए क्योंकि वो माहौल बड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने देखा कि स्टूडेंट सारे वहाँ पर थे। हमने कई जगह देखा जाके, कई एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस में आजकल लाइब्रेरीज में जाओ तो खाली होती हैं। इतनी बड़ी लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट ने बनाई है, लेकिन आधे से ज़्यादा खाली होती है, लोग जाते नहीं उसमें, क्लासेस में नहीं जाते, लेक्चर सुनने नहीं जाते,
क्योंकि उनको लगता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्लास का जो टीचर पढ़ाएगा वो तो मेरे पास गूगल में भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ें मेरी निगाह से तो गलत है, क्योंकि हमारे ज़माने में लेक्चर्स में जब जाते थे बैठने की जगह नहीं होती थी, पूरा भरा रहता था, क्योंकि वो जो टीचर से आप सुनते हो समझते हो उससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं जी सर, सकती। आपने बहुत बढ़िया बताया कि हमारे मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या सुधार अब तक हुए हैं और क्या होने चाहिए। आखिरी में मैं आपको इस वर्कशॉप के बारे में पूछना चाहूँगा, जो कि NAM से फंडेड है और जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के रीजन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक के रिलेटेड है। तो आप सर हमें गाइड करें। या मैं यहाँ जो आया हूँ, आई हैव कम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। उन्होंने ये वर्कशॉप शुरू किया है, उन्होंने ये वर्कशॉप को स्पॉन्सर किया है। ये पहली बार है इस तरह की वर्कशॉप हो रही, क्योंकि एम्स जम्मू एक नया संस्थान है। हम लोग भी नेम्स में चाहते थे कि इनको सपोर्ट किया जाए, और मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने ये सोचा कि इस तरह की चीज़ की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये 2 डिपार्टमेंट्स ने मिल के की है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स गायनी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी ने मिल के फर्स्ट वर्कशॉप ऑन प्री नीनेटल डायग्नोसिस एंड जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग की बहुत ही ज़रूरत है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कंसैंग्विनिटी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और एक एस्टिमेट तो ये है कि पूरे देश को मिला लिया जाए तो 1/3 से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कंसैंग्विनिटी है, जहाँ फर्स्ट कज़न के साथ मैरिजेस का रिवाज है, और वो अब जेनेटिकली प्रूवन है कि उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसमें बहुत आ जाते हैं। हमने देखा हमारे पास के मुल्क पाकिस्तान में जो डेटा मैंने पढ़ा, 55% ऑफ द पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस कंसैंग्विनिटी, इसलिए वो डिजीज़ बड़ी हाई हैं। जैसे थैलेसीमिया है, मैंने देखा वो सिंध रीजन में बहुत ज़्यादा हाई है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग से ही जाएगा। हम देखिए कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जेनेटिक्स की जिनमें काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। हम पेरेंट्स को, यंग पेरेंट्स को काउंसिल करें कैसे वो आगे अपने लाइफ को लेके जाएं, और फिर जब अगर हो गया तो फिर हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स करेंगे। दोनों कंपोनेंट जो आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा है। इस जम्मू एरिया के लिए मैं तो सोचता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप करना बहुत ही अच्छी बात है। और आज मैंने देखा यहाँ पर लोग जो पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जम्मू के ही नहीं है, बाहर के भी आए हुए हैं। सर आखिरी में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा यहाँ पर आने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपसे 2 बाइट्स चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हम इसे अब समाप्त कर सकें। धन्यवाद। मैं दर्शकों से यही कहूँगा, ये सरकार ने जो एम्स जम्मू बनाया है, जम्मू शहर से थोड़ा सा दूर है लेकिन बहुत अच्छा है, और मुझे ये लगता है कि ये अगले 5-7 साल में बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन आएगा सामने, और यहाँ इनका हर तरह का उपचार होगा, हर तरह की डिजीज़ का उपचार होगा। क्योंकि ये एम्स का जो कल्चर है, एम्स के कल्चर में जो फैकल्टी आती है यहाँ, और मैं तो एम्स में हाफ ए सेंचुरी रहा, 3 चीज़ें करते हैं हम लोग। टीचिंग, रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और पेशेंट केयर। और ये मैं देख रहा हूँ आजकल कि रिसर्च का जो कंपोनेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी यहाँ के जम्मू के एरिया की जो जनता है उनके साथ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा लें, क्योंकि जो ही मरीज़ भी ज़्यादा आएंगे तो फैकल्टी को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहता है कि हमें और कुछ करना, और कुछ करना, और कुछ करना। धन्यवाद।